Everybody, there was a long break in fact. Let's continue the discussion. हमने बोर मॉडल का हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेसिक लेवल करा दिए थे और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल भी करवा दिए थे. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव करवा दिया था. मैं दोबारा वह प्रॉब्लम नंबर लिख देता हूं. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ट्वेल्थ, 14, 18, 19, 20, 21 and then 23rd, 25, 29, 30, 31. इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले थर्ड ऑब्जेक्टिव. ध्यान से थर्ड ऑब्जेक्टिव को पढ़ना स्टार्ट करें. द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ मेसोनिक hydrogen atom in which negative muon of mass 207 me is. देखिए once again, अब एक हाइड्रोजन लाइक एटम है और मेसोनिक हाइड्रोजन एटम जिसको कहा है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस जगह इलेक्ट्रॉन के बजाय नेगेटिव म्यून है और उसका मास कुछ दे रखा है. तो इसका फर्स्ट बोर रेडियस क्या होगा? इसके लिए वंस अगेन हमें रिकॉल करना होगा बेसिक एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए. जो एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई ZME स्क्वायर. यह हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिखा हुआ है ऑफ हाइड्रोजन लाइक, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग. अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ मेसोनिक हाइड्रोजन एटम इन विच नेगेटिव म्यून ऑफ मास. अब देखिए इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है और h कांस्टेंट है. 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है. z इज इक्वल टू 1 ही कहेंगे हम इधर भी. और e स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, बस जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था me और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. और फॉर दिस मेसोनिक हाइड्रोजन जो इस समय इन्हें डिस्क्राइब करा है, फॉर दिस मेसोनिक हाइड्रोजन एटम m की जगह पर हम लिखेंगे 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द मास ऑफ मेसोनिक म्यून. जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पर म्यून है, सम अनदर फंडामेंटल पार्टिकल. अब हम कहेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन दिस हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर. और m की जगह हम लिखेंगे दिस. फॉर दिस m we will write 207 into me. तो इस तरह से रेडियस ऑफ Rn इधर जो लिखा जाएगा वह 0.53 अपॉन 207 into n स्क्वायर बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस वुड बी द न्यू एक्सप्रेशन फॉर दिस हाइड्रोजन लाइक एटम. अब इसे मैं
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट लिखने के लिए 0.5 कर देता हूं, इधर 0.5 थी, अप्रोक्सीमेट करने के लिए 0.5 थी की जगह 0.5 ही लिखा रहने दो, उधर 200 लिख देता हूं अपॉन 200 इंटू n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह 1, दिस मच आर्मस्ट्रॉन्ग। और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हम इधर लिख देंगे, इस जगह पर हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2.5 अपॉन 1000 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर्स, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.5 इंटू 10 to the power minus 13 meters. This is the radius of first muonic hydrogen atom, and hence the correct answer is A. Third objective का A is the correct answer. बड़े ध्यान से इस हाइड्रोजन लाइक एटम के रेडियस का कैलकुलेशन समझो। दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यह स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, इट्स एक्सप्रेस्ड बाय दिस। और इसको हमने इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यह फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा है। इसमें मास ऑफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम me कह रहे हैं, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इस जगह पर जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम ही है, पर इलेक्ट्रॉन की जगह मेसोनिक हाइड्रोजन एटम है और m की जगह 207 me लिखना है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने रीराइट करा, m की जगह 207 me लिखा, तो यह एक्सप्रेशन हमको इस तरह से दिखने लगेगा। इसे कैलकुलेट करना है, n इक्वल टू 1 रखना है, z इक्वल टू 1 रखना है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करने के लिए 0.53 को भी 0.5 कर दिया और 207 को भी 200 लिख दिया। और इस तरीके से हमने फटाफट रफ कैलकुलेशन करा और क्लोजेस्ट आंसर और ऑप्शन 1 हमें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। नाउ इस तरह के प्रॉब्लम्स में यह बात साफ देखें कि हमें बेसिक एक्सप्रेशंस जो हमने लेक्चर में डिराइव करे हैं उनका बिल्कुल रटा हुआ होना, उनका मेमोराइज होना जरूरी है, जिससे कि हम इस तरह के मॉडिफाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। फॉर अ हाइड्रोजन लाइट, 2 yellow line occurs at λ1 and λ2. For a sodium light, एक सोडियम लैंप होता है जिसमें 2 येलो वेवलेंथ रेडिएट होती है, एक λ1 एंड λ2. If mean of this two is 6000 Armstrong and λ2 minus λ1 is 6 Armstrong, then energy difference corresponding to λ1 and λ2. अब इस तरह के प्रॉब्लम को देखना और एकदम से क्लिक होना कि क्या कंसेप्ट लगाना है। वेवलेंथ का डिफरेंस दे रखा है और एनर्जी का डिफरेंस पूछा है। इस जगह पर वह लोग हमें रिकॉल कराना चाहते हैं हाउ एनर्जी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और एनर्जी इज h न्यू और hc बाय लैम्डा। मगर इस जगह पर उन्होंने बातचीत करी एनर्जी डिफरेंस की, हाउ द एनर्जी इज डिफरेंट व्हेन वेवलेंथ डिफर्स। और जो वेवलेंथ का डिफरेंस दे रखा है 6 Armstrong, दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ। 6 Armstrong इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ व्हेन वी कंपेयर्ड विद 6000 Armstrong। तो एक स्मॉल वेवलेंथ के चेंज होने से एनर्जी में कितना चेंज होता है, या स्मॉल वेवलेंथ के डिफरेंस होने से एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है, यह बात पूछी हुई है। अब इस बात को समझने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यह जो E इक्वल टू हम h न्यू में नहीं देखेंगे, हम hc बाय लैम्डा देखेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा। dE एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे और वेवलेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह दिखने लगेगा hc बाय माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू d लैम्डा। क्यों ना इस जगह पर हम वो एक्सप्रेशन भी रिकॉल कर लें जो हमने याद कराया था, हाउ वेवलेंथ वी राइट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
एनर्जी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, एच वर्मा 12 नंबर का 420, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 12,420 अपॉन वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको डिफरेंशिएट करके मैं ऐसे लिखूंगा, DE इज इक्वल टू -12420 EV अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा. यह एक्सप्रेशन हमें अच्छी तरह से पता है, यह एक्सप्रेशन भी हमने क्लास में अच्छी तरह से सीख रखा है. अब इस प्रॉब्लम के लिए इसे भी हमने डिफरेंशिएट करके दिमाग में रख लिया, इसे भी हमने डिफरेंशिएट करके दिमाग में रख लिया. जो हमें ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, उसमें जो डेटा दिख रहा है, उस डेटा के हिसाब से मैं यह एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा सॉल्व करने के लिए. मुझे डी लैम्डा दे रखा है. डी लैम्डा मींस डिफरेंस इन वेवलेंथ, दैट इज 6 आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. मुझे लैम्डा दे रखा है, दैट इज एवरेज वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और मुझे DE दे रखा है, एंड दैट DE मुझे डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो मुझे साफ साफ दिख भी रहा. मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूंगा. DE इज इक्वल टू -12420 अपॉन वेवलेंथ स्क्वायर की जगह 6000 स्क्वायर, और डी लैम्डा की जगह 6. इधर सारी वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में सब्स्टिट्यूट करा जाना चाहिए. आर्मस्ट्रॉन्ग में ही दे रखा है, हमने यह सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस तरीके से मुझे DE के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगा है. -12420, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचा रह जाएगा 10⁶. और मैं इसे भी कैंसिल कर दूंगा, 2070. सो DE कम्स आउट टू बी 2.07 into 10⁻³ EV, और DE is 2 into 10⁻³ EV, which suggests that the correct answer for the fourth objective is once again A option. जरा देखिए, जो एक्सप्रेशन हमें पता है, प्रॉपर एक्सप्रेशन को सोचना, उसमें एक छोटा सा एक ऑपरेशन लगाना, यह समझना कि डिफरेंस इन वेवलेंथ इधर डी लैम्डा लिखा जा सकता है, और जो डिफरेंस इन एनर्जी हमसे पूछी गई है वह DE है, और हमने फिर वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करके करेक्ट आंसर कमेंट कर दिया. दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस ऑब्जेक्टिव. इस तरह के ऑब्जेक्टिव को जिसने सॉल्व करना सीख लिया, वह निश्चित किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होता ही है. चलिए फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पढ़ना चालू करें, इसे नोट डाउन कर ले. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ ऑब्जेक्टिव. पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं. इफ वी अज्यूम ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, अज्यूम बोर क्वांटाइजेशन इन दैट एक्सप्रेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम विल बी, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी. देखिए, अब वंस अगेन बोर क्वांटाइजेशन, और यह मानना है कि हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है. तब उसका रेडियस कितना होगा, यह देखिए, रेडियस कितना होगा और एनर्जी क्या होगी, यह सारी बात पूछी हुई है. वंस अगेन इसमें हमें बोर क्वांटाइजेशन का मतलब भी समझना है, जिसका मतलब है mvr इज इक्वल टू NH/2π. दिस इज बोर क्वांटाइजेशन. और फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सिर्फ उसमें, उसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इज Gmm/r². कैपिटल M is mass of proton, small m is mass of electron. This is the gravitational force, and this is equal to mv² by r. अब इस बेसिस पर
हमें बताना है कि एक्सप्रेशन फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए सबसे पहले तो हम तेजी से रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिख दें। किस तरह से लिखते हैं? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, मास m से m कैंसिल्ड हो जाएगा और इस जगह पर फिर लिखा जाएगा एक r से एक r कैंसिल्ड और एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम, m से m भी कैंसिल्ड है, v स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम। नाउ आई डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके लिखा और इसमें m काट दिया, r काट दिया, रीअरेंज कर दिया। इस एक्सप्रेशन को इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो इधर दिखने लगेगा m स्क्वायर r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर जी एम। सो रेडियस of any orbit is n square h square by 4 pi square m square gm. This is the radius of any nth orbit in this situation. यदि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो तो यह रेडियस लिखा जाएगा। अब एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर ही लिखी जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस gmm बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस gmm बाय आर। और इस जगह पर mv स्क्वायर की जगह पर मैं इधर से लिख सकता हूं mv स्क्वायर की जगह पर gmm बाय आर। mv स्क्वायर की जगह पर हाफ gmm बाय आर माइनस gmm बाय आर। तो इस तरह से एनर्जी मुझको दिखने लगेगी 1/2 माइनस 1 इंटू gmm बाय आर और एनर्जी इज माइनस 1/2 ऑफ gmm बाय आर। यह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट हुई। अब r की जगह में यह रेडियस का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो इस तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, मैं इस रेडियस की जगह पर यह एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और इसे सब्स्टिट्यूट करने से मुझे मिल जाएगा हाफ, ऐसा कैसे दिखेगा, जी एम होल स्क्वायर दिखने लगेगा, जी एम होल स्क्वायर m क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m क्यूब जी स्क्वायर m स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इसी समय हम देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। आई थिंक माइनस साइन के साथ में माइनस साइन जरूर दिखेगा एंड आई थिंक जो ऑप्शन मैच करता हुआ मुझे दिख रहा है दैट इज द बी ऑप्शन। बी में जिस तरीके से लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर m into gmm whole square by n square h square. B is the correct answer to 5th objective. अब देखिए जो एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं दे आर एज गुड एज द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। इन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपको किसी भी एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए करनी पड़ती है। वहां पर ABCD दिया जरूर है मगर उन ABCD को आप देख भी लोगे तो आप एकदम से आंसर को मार्क नहीं कर सकते। आंसर को कंक्लूड करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और आपका सब्जेक्ट का नॉलेज अप्लाई करना ही है, इस तरीके से उसको सॉल्व करना ही है और फाइनली आंसर कंक्लूड करके
फिर आपको ऑप्शन को देखना है, तब आप जाके सही ऑप्शन समझ पाते हो। ध्यान से देखिए, नोट इट डाउन और 6th ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। ऑल्दो इस तरह के डाउट जब आप पूछते हैं तो मुझको कोई एतराज नहीं है, वाकई में इस तरह के प्रॉब्लम्स क्लास में एक बार हमें डिस्कस करना ही पड़ते हैं। 6th ऑब्जेक्टिव पढ़िए। 6th ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं। द रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एमिट्स अ फोटोन एंड गोइंग फ्रॉम n=5 to n=1। इस जगह पर इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ते से ही हमें एकदम से जो दिमाग में आना चाहिए, जो कंसेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्योंकि जब वो एक डी एक्साइट होएगा, जब इलेक्ट्रॉन 5th से 1st में आएगा तो एक फोटोन एमिट होएगा। वो जब फोटोन एमिट होएगा तो अपने साथ में कुछ मोमेंटम लेकर जाएगा, और वो अपने साथ में जब कुछ मोमेंटम लेकर जाएगा तो उतना ही मोमेंटम वो एटम को बैकवर्ड डायरेक्शन में देगा। हम इसी समय इसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वजह से उसके पास में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। वो कैसे आएगी जरा देखें। सबसे पहले तो हम वेवलेंथ निकाल लें। वेवलेंथ निकालने के लिए 1/λ = RH × 1/n1² माइनस n2² × z²। हम रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह पर, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू इज 10⁷ पर मीटर। दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। इनफैक्ट हमें यह पूरा प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन में ही करना होगा। n1 की जगह हम 5 लिख दें, n2 की जगह हम 1 लिखेंगे और z = 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इस तरीके से 1/λ = 10⁷ पर मीटर into 1/25 minus 1/1 into 1², and this would give me negative sign simply indicates that the photon is radiated, the wavelength is radiated। इधर नेगेटिव साइन से इसका इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो इधर मैं लिख दूंगा 10⁷ पर मीटर into 1 - 25 और 24/25, और wavelength lambda radiated is 25/24 into 10⁻⁻7 meters। This is the radiated wavelength। अब इस radiated wavelength के पास मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम is h/λ। This is the momentum carried by that photon। वह जो फोटोन मोमेंटम कैरी करेगा 6.6 into 10⁻⁻34 अपॉन, मैंने अप्रोक्सीमेट h की वैल्यू लिख दी 6.6 into 10⁻⁻34, और वेवलेंथ लैम्डा इधर से लिख देता हूं 1/λ इज दिस, और 25 into 10⁻⁻7 into 24। दिस इज द मोमेंटम। मैं इस जगह पर 24/25 इस मोमेंटम को अप्रोक्सीमेट कर देता हूं 6.5 into 10⁻⁻27। This is the momentum of that photon which is emitted, which is radiated। अब हम कहते हैं जितना मोमेंटम फोटोन लेकर गया है उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन एटम को वो देकर जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। हमने हाइड्रोजन को इनिशियली स्टेशनरी माना, और उसने जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हुआ, उसने फोटोन को बाहर निकाला, उतना मोमेंटम फोटोन लेकर गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल स्पीड हाइड्रोजन की होगी, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में लिख देता हूं, इट्स नियरली द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.66 into 10⁻⁻27 kg into its velocity।
10 to the power minus 27 cancelled, और यह 1.6 और यह 6, वेलोसिटी वुड बी नियरली 4 मीटर पर सेकेंड। मैं जो 4 मीटर पर सेकेंड के सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वह मार्क करूंगा। मुझे ए ऑप्शन सही दिखता है जो कि काफी करीब है, 1.6, 6.5, 4.6 दूर है 4.16। मैं ए ऑप्शन मार्क करूंगा। इसके लिए 6 का द करेक्ट आंसर टू 6th ऑब्जेक्टिव इज ए, जो सबसे करीब है। नोट इट डाउन, कंसेप्ट को समझो, अप्रोक्सीमेशन के साथ में सॉल्व करना सीखो, प्लीज 8th ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द 8th ऑब्जेक्टिव। पहले ध्यान से पढ़ते हैं हम 8th ऑब्जेक्टिव को। A photon of energy 10.5 eV is allowed to interact with hydrogen atom in ground state। एक फोटोन है और इसके पास में एनर्जी है 10.5 eV, और यह एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के साथ में इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोजन एटम के संपर्क में आता है। क्या होगा, यह बात पूछी हुई है। देन अ फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम। A photon is completely absorbed by hydrogen atom। ध्यान रहे, फोटोन एब्जॉर्ब 10.5 eV का कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, तो आगे क्या होगा इन्हें नहीं समझाया। A photon cannot excite hydrogen atom and comes out with energy of 10.5 eV। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन यदि 1 से 2 पर जाए तो एनर्जी 10.2 eV चाहिए होती है, और 10.2 eV से ज्यादा इसके पास में एनर्जी है। तो यह फोटोन इस हाइड्रोजन एटम में एब्जॉर्ब हो सकता है, होएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है, और ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है सेकेंड एनर्जी लेवल में, और 10.2 eV एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी नहीं कहेंगे, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और कैनॉट एक्साइट भी गलत, ए और बी दोनों गलत। सी अ फोटोन ट्रांसफर 10.2 eV एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम एक्साइटिंग इट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मुझे सी ऑप्शन बिल्कुल सही लगता है कि 10.5 eV का जो फोटोन है वह हाइड्रोजन एटम में इंटरेक्ट करेगा, और इस 10.5 eV में से 10.2 eV एनर्जी वह इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने में कंज्यूम करवा देगा, और बाकी बची हुई 0.3 eV एनर्जी वह उस हाइड्रोजन एटम के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगी। 10.2 eV तो कंज्यूम हो गई, 10.2 eV एनर्जी कंज्यूम हो गई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, और एक बाकी बची हुई जो 0.3 eV एनर्जी वो रेडिएट भी नहीं होगी, बाहर भी नहीं जाएगी, वह हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी को बढ़ा देगी, हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी को बढ़ाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखने लगेगी। तो हम कहेंगे सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 9th ऑब्जेक्टिव देखें, अब इसे देखिए ध्यान से।